Hello students, the chapter is the making of a global world and part is third. तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे लेट 19th century colonialism. 2.3 the topic is late 19th century colonialism. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. What kind of changes took place due to the role of technology, especially in food availability. इस वीडियो में we'll discuss about other changes in late 19th century. Late 19th century means after 1880. 1880 and after that till 1900. This is the late 19th century. इसके बाद लिखा हुआ है colonialism. What is the colonialism? This is the process in which one powerful country annexes other country or controls over the economy of other country. कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री पे इकोनॉमिक कंट्रोल करती है, उसके रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है, तो उसको हम उस प्रोसेस को हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं. राइट? तो क्योंकि जो एनेक्स कंट्री है दैट इज कॉलोनी और जो कंट्रोल करती है वो हो गया कॉलोनियल पावर और कॉलोनिस्ट. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट चेंजेस वर देयर इन लेट 19th सेंचुरी. सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि लेट 19th सेंचुरी में ट्रेड एंड मार्केट्स एक्सपेंडेड. तो सबसे पहला टॉपिक है ट्रेड एंड मार्केट्स एक्सपेंडेड इन द लेट 19th सेंचुरी. टिल द लेट 19th सेंचुरी पूरी दुनिया में ट्रेड और मार्केट्स का फ्लावरिशिंग हुआ और एक्सपेंशन हुआ. इट मींस different countries were involved now with a huge number of merchants and traders. They were included in different kinds of products trade. कई सारी चीजों को अब ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाने लगा और साथ में मार्केट्स का एक्सपेंशन हो गया और जगह जगह पे मार्केट्स, बड़ी बड़ी मार्केट्स लग गई थी, स्पेशली इन द पोर्ट सिटीज. जैसे अगर हम इंडिया के एग्जांपल लेंगे तो वी कैन टॉक अबाउट द मछलीपट्टनम और सूरत का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हुगली का एग्जाम्पल ले सकते हैं. और 19th सेंचुरी तक आते आते तो बॉम्बे, कलकत्ता और चेन्नई, ये तीन नए पोर्ट और आगे थे. लेकिन हम यहाँ पे स्पेशली यूरोप की बात कर रहे हैं और अफ्रीका की बात इसमें करेंगे. तो ट्रेड एंड मार्केट्स एक्सपेंडेड, ये एक इसका ब्राइटर साइड था. दिस वाज ब्राइटर साइड, यानी कि एक अच्छी बात थी कि ट्रेड एक्सपेंड हुआ और साथ में मार्केट्स एक्सपेंड. लेकिन ये दोनों चीजें होने के साथ साथ में डार्कर साइड भी हमें डिस्कस करनी है. तो नेगेटिव इंपैक्ट भी इसका था. व्हाट वाज द नेगेटिव इंपैक्ट? कॉलोनियल पावर्स बिकेम very powerful in different kinds of areas in the world, especially in Africa and Asia. अब डार्कर साइड को डिस्कस करने से पहले हमें यह समझना है कि ये डार्कर साइड क्यों आया. Why this was considered as the negative point? Because it controlled the life of people, lives of different people. क्योंकि जैसे जैसे मार्केट्स बढ़ी, ट्रेडिंग बढ़ा, वैसे वैसे क्या हुआ, लोग जो है अमीर बनते गए. The prosperity was increased among the people. लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग अमीर बने. बहुत सारी कंट्रीज थी जहां पे लोग काफी गरीब भी थे, तो वहां पे लोगों को दिक्कत हुई, उनकी जो लिवलीहुड था वो छिन गया और साथ में उनकी फ्रीडम्स को भी लॉस हुआ क्योंकि अब दूसरी पावर्स ने उन पे कंट्रोल कर लिया. जैसे इंडिया का एग्जांपल लेंगे तो अर्ली 18th सेंचुरी में इंडिया में जो नेटवर्क था, ट्रेड नेटवर्क था, दैट वाज कंट्रोल्ड बाय द इंडियन ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स. लेकिन जैसे जैसे यूरोपियन जो पावर्स थी उन्होंने ट्रेड पे कंट्रोल किया तो इंडियन नेटवर्क जो है वो ब्रेकिंग डाउन हो गया. तो इसी तरह से यहाँ पे एक डार्कर साइड इसको मानते हैं, लॉस ऑफ फ्रीडम्स एंड livelihoods. It means expansion of colonialism. This was the colonialism due to the loss of freedoms and livelihoods in different countries. और यहां पे अगर हम एक एग्जांपल लेंगे तो वो है अफ्रीका का. 1885 में बर्लिन में, इन बर्लिन जर्मनी में एक मीटिंग हुई. यूरोपियन पावर्स ने एक मीटिंग की 1885 में बर्लिन में और अफ्रीका को आपस में बांट लिया. फॉर कैर्विंग ऐप ऑफ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज को आपस में उन्होंने बांट लिया. किस पर्पस से? ट्रेडिंग पर्पस से, कि ये
कंट्री जो है इस पावर के अंडर में कॉलोनी बन गई, वो कंट्री उसके पावर में बन गई, वो कंट्री उसके अंडर में आ गई। इस तरह से इकोनॉमिकली दे डिवाइडेड द कंट्रीज अमंग देमसेल्व्स। सो इन दिस वे व्हाट वाज द मेन इंपैक्ट ऑफ 1885 मीटिंग इन बर्लिन बाय द यूरोपियन पावर्स? तो सबसे बड़ा जो चीज आया वो था कि ब्रिटेन एंड फ्रांस इंक्रीज देयर टेरिटरीज अंडर देयर कंट्रोल। कि ब्रिटेन और फ्रांस के अंडर में जितनी टेरिटरीज थी उनमें एक्सपेंशन हो गया और वो एक बड़े रीजन के ऊपर उनका कंट्रोल हो गया। किसका? ब्रिटेन और फ्रांस का। इसके बाद एक और चेंज देखने को मिला हमें, दैट वाज बेल्जियम एंड जर्मनी नाउ बिकेम न्यू कॉलोनियल पावर्स। ये तो ऑलरेडी कॉलोनियल पावर्स थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो 17वीं सेंचुरी से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन अब बेल्जियम और जर्मनी भी नई कॉलोनियल पावर बन गई। इट मींस दे आल्सो कंट्रोल्ड लॉट ऑफ द रीजन्स ऑफ अफ्रीका, राइट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। एक और चेंज देखने को मिला, दैट वाज कॉलोनीज ऑफ स्पेन। जो स्पेन के अंडर में पहले कॉलोनीज थी, अब उन पे किसका कंट्रोल हो गया? 1890s तक आते आते, यानी कि लेट 19th सेंचुरी तक आते आते अब कंट्रोल हो गया द यूएस का, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ द यूएस आल्सो मींस बिकमिंग द पावर एज कॉलोनियल पावर इन द वर्ल्ड, स्पेशली इन अफ्रीका, क्योंकि जो कॉलोनीज पहले स्पेन के अंडर में थी अब वो यूएस के हाथ में आ गई थी। तो इस तरह से अफ्रीका को इन यूरोपियन पावर्स ने आपस में बांट लिया, जिसमें यूएस भी इन्वॉल्व हो गया बाद में, क्योंकि ये अमेरिकन कंट्री है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री यूएस। तो इस तरह से इन कंट्रीज ने आपस में अफ्रीकन कंट्रीज को आपस में बांट लिया, एंड इन दिस वे द कोलोनियलिज्म बिकेम वेरी कॉमन इन द लेट 19th सेंचुरी। अफ्रीका को किस तरह से आपस में बांटा? लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस मैप। दिस इज द मैप ऑफ अफ्रीका एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉलोनियल अफ्रीका एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। सबसे पहले देखते हैं कौन सी कॉलोनियल पावर्स थी जिन्होंने अफ्रीका पे कंट्रोल किया। बेल्जियम, जैसे हमने बेल्जियम और जर्मनी का यहाँ पे डिस्कस किया कि बेल्जियम और जर्मनी दो बड़ी पावर्स बन के, नई कॉलोनियल पावर्स बन के आई। तो इस कलर में बेल्जियम के अंडर में जो कंट्रीज थी, फॉर एग्जांपल कोंगो, ये बेल्जियम कोंगो के नाम से भी फेमस है। इसके बाद जर्मन, ये ईस्ट अफ्रीका भी इसको कहते हैं, और साउथ अफ्रीका, ये दोनों जर्मनी के अंडर में थे। इसके अलावा कैमरोन्स और टोगो, ये भी जर्मनी के अंडर में थे। इसके बाद बात करते हैं ब्रिटिश, काफ़ी बड़ा एरिया था ब्रिटिश का, जैसे रोडेशिया, जिसको आजकल जिम्बाब्वे कहते हैं, नॉर्दर्न रोडेशिया, साउदर्न रोडेशिया, नाइजीरिया, गोल्ड कोस्ट, जिसको आजकल घाना के नाम से जाना जाता है, और सियरा लियोने, और इसके अलावा एंग्लो इजिप्शियन सूडान और इजिप्ट, पूरा ये वाला एरिया पूरा ब्रिटेन के अंडर में था। इसके अलावा सोमालीलैंड भी ब्रिटिश के कंट्रोल में था, और ईस्ट अफ्रीका, दिस वाज अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन। इटली के कंट्रोल में इट वाज द एरिया एरिट्रिया, जिसकी हमने बात की, एरिट्रिया, और इसके अलावा इटालियन सोमालीलैंड, क्योंकि एक ब्रिटिश सोमालीलैंड था, एक इटालियन सोमालीलैंड था, तो दोनों अलग अलग से रीजन बट गए थे। पोर्टुगीज़ के अंडर में अगर हम बात करें तो अंगोला, ये पोर्टुगीज़ के अंडर में था, और ईस्टर्न अफ्रीका, पोर्टुगीज़ ईस्टर्न अफ्रीका के नाम से फेमस था, और पोर्ट ग्वेनिया, ये भी पोर्टुगीज़ के अंडर में था। मेन यही एरिया पोर्टुगीज़ के अंडर में आता है। इसके अलावा स्पेनिश रीजन भी काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि स्पेन ने हालांकि कंट्रोल कर रखा था, लेकिन बाद में इसको यूएस ने जो है एनेक्स्ड कर लिया था स्पेनिश एरिया को। और इसके बाद अपने ब्रिटिश डोमिनियन स्टेटस देखा, ये यूनियन साउथ अफ्रीका ब्रिटिश डोमिनियन स्टेट्स था, एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑल्सो वर देयर, सम इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर देयर इन अफ्रीका एट दैट टाइम। सो इन दिस वे वी कैन से दैट डिफरेंट कॉलोनियल पावर्स कंट्रोल्ड ओवर अफ्रीका। इस मैप को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपको और ये कंट्रीज अच्छे से याद हो जाएंगी। क्लियर? तो फ्रांस के अंडर में काफ़ी बड़ा एरिया था। फॉर एग्जाम्पल अपने फ्रेंच इक्वेटोरियल अफ्रीका की बात की, वेस्टर्न अफ्रीका इसमें आ गया,
और इसके अलावा अल्जीरिया है, मोरक्को है, ये सारा फ्रेंच कंट्रोल में था, और मेडागास्कर ऑल्सो वॉज अंडर फ्रेंच कंट्रोल। नेक्स्ट टॉपिक इज रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग। रिंडरपेस्ट पशुओं में पाई जाने वाली एक नई बीमारी का नाम था जो 19th सेंचुरी में अफ्रीका में फैली थी। इसको कैटल प्लेग भी बोला जाता है बिकॉज एट दैट टाइम देयर वाज नो ट्रीटमेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ डेंजरस डिजीज। इससे इतने सारे पशु मारे गए थे अफ्रीका में। जानते हैं कि किस तरह से ये बीमारी अफ्रीका में फैली। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ कोलोनियलिज्म इन अफ्रीका। 1885 में जो यूरोपियन पावर्स ने अफ्रीका को आपस में बांट लिया, इसके बाद में उन्होंने वहां पे प्लांटेशंस लगाए, माइंस लगाई और वहां के रिसोर्सेज को यूज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दे फेस्ड वेरी बिग प्रॉब्लम। वहां पे उनको दिक्कत क्या आई, अफ्रीका में यूरोपियन पावर्स को, स्पेशली यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे या वहां पे प्लांटेशन ओनर्स थे या जिन्होंने वहां पे डिफरेंट टाइप्स की मार्केट्स में पैसा इन्वेस्ट किया था, वहां पे उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि दे हैड लैक ऑफ लेबर। इट मींस देयर वाज शॉर्टेज ऑफ लेबर इन अफ्रीका। अफ्रीका में बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो किसी के लिए काम करना पसंद करते थे, और वी कैन से दैट दे वर कंप्लीटली अनविलिंग टू वर्क फॉर अदर पीपल ऑन वेजेस, यानी कि सैलरी पे काम करना वो कम पसंद करते थे। व्हाई? फर्स्ट थिंग, द यूरोपियन पावर्स affected livelihoods of people and local economy especially through रिंडरपेस्ट। जैसे हमने बताया रिंडरपेस्ट एक कैटल प्लेग था। इस बीमारी ने अफ्रीकन पीपल की इकोनॉमी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया एंड ऑल्सो डिस्ट्रॉयड द लिवलीहुड्स ऑफ पीपल। अब आप कहेंगे सर पशुओं की बीमारी जो है वो लिवलीहुड्स को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है? बिकॉज इन अफ्रीका मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर, राइट? क्योंकि वहां पे एक रीजन था क्योंकि द पीपल डिड नॉट वांट टू वर्क ऑन द वेजेस एंड historically if we see the development of Africa and historically if we see then Africa had abundant of land and small population। क्योंकि अफ्रीका में पॉपुलेशन कम थी और जमीन बहुत ज्यादा थी, एक्सपेंडेड फॉर्म में थी, तो लोग वहां पे क्या करते थे, जमीन पे ट्रेडिशनली वर्क करते थे। स्पेशली वो कैटल जो है उसको वो इकोनॉमी का एक मेन उनका रिसोर्स होता था, यानी कि पशुओं पे वो ज्यादा डिपेंड करते थे क्योंकि जमीन ज्यादा थी, इसलिए वो वहां पे ग्रास लैंड्स और इस तरह से वो उसको बियर अप करके, और काफी सारा वहां पे लिवलीहुड पे ऐसे लोग डिपेंडेंट थे जो कि इस तरह के काम करते थे। दे वर डिपेंडेंट ऑन लैंड बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन वाज स्मॉल, राइट? सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज नॉट देयर इन अफ्रीका एट दैट टाइम। तो क्या समझ पा रहे हैं आप? सिंपली रिंडरपेस्ट एक बीमारी थी जिसको कैटल प्लेग कहा जाता है, जिसने अफ्रीकन पीपल के लिवलीहुड को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, वहां की लोकल इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब लोकल इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय क्यों किया? क्योंकि रिंडरपेस्ट ने पशुओं को मारा, और पशुओं को मारा तो अफ्रीका के लोग जो पशुओं पे डिपेंड थे, इकोनॉमिकली दे वर डिपेंडेंट ऑन द एनिमल्स, वो बर्बाद हो गए क्योंकि उनके पशु मर गए, राइट? एंड नाउ दे वर मींस कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड और दे वर वर्कलेस। तब उन्होंने मजबूर होके, क्योंकि उनके लिए यूरोपियन पीपल के लिए उनको काम करना पड़ा, बिकॉज इन द बिगिनिंग यूरोपियन पीपल डिड नॉट हैव द लेबर, सफिशिएंट लेबर फॉर देयर प्लांटेशंस एंड अदर माइन वर्क्स। क्लियर? इन द लेट 19th सेंचुरी, अब यहां तक आप समझ गए होंगे रिंडरपेस्ट के बारे में। इसके बाद फिर अफ्रीकन पीपल जो है वेजेस में काम करना क्यों नहीं पसंद करते थे। अब इसके बाद क्या हुआ, यूरोपियन अट्रैक्टेड टू अफ्रीकन लैंड एंड मिनरल्स। यूरोपियन जो पावर्स हैं लेट 19th सेंचुरी तक आते आते अफ्रीकन जो रिसोर्सेज थे उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, राइट? दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड इन अफ्रीका एंड अदर मिनरल्स एंड लैंड रिसोर्स। तब उन्होंने वहां पे जो है अपनी पावर को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद उन्होंने माइन वर्क स्टार्ट कर दिए और वहां पे प्लांटेशंस लगा दिए। लेकिन अब उनके सामने दिक्कत क्या थी, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको लेबर नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि सारे के सारे यूरोपियन पावर्स ऐसे नहीं थे कि अपनी कंट्री से वो लेबर लेके जा सके प्लांटेशंस के लिए। तो ऐसा भी नहीं था माइन वर्क्स के लिए वो लेबर लेके जा सके, तो उनको लेबर वहीं पे चाहिए। बट देयर वाज शॉर्टेज ऑफ लेबर, लेबर वाज नॉट अवेलेबल फॉर देयर प्लांटेशंस एंड द माइन वर्क्स।
तब उन्होंने क्या किया, वहां पे एक बीमारी फैल गई। ये जैसे मैंने आपको बताया शॉर्टेज ऑफ लेबर था। इसके बाद उन्होंने कई मेथड्स अडॉप्ट किए कि किसी तरह से अफ्रीकन पीपल को इस लेबर के फॉर्म में उनको लेके आ सकें ताकि वो उनके लिए काम करना शुरू कर सकें। इसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहला उन्होंने जो स्टेप लिया, क्योंकि देवर कॉलोनियल पावर्स, राइट, तो उन्होंने सबसे पहला स्टेप क्या कि जो लोग एनिमल्स पे डिपेंड करते थे उन पे टैक्स लगा दिए, और जो लेबर नहीं करना चाहते थे उनको फोर्सफुली लेबर में प्लांटेशंस में लाया गया, रिक्रूट किया गया और उनको रिटेन किया गया। इसके साथ साथ में दूसरे स्टेप्स उन्होंने अडॉप्ट किए, उनको जो है फोर्सफुली पहले एडवांस पैसा देके उनको लाया गया, या फिर बहुत सारे लोगों की जमीनें छीन ली गई, राइट, दे वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड्स। तो इस तरह के स्टेप्स जो है वो यूरोपियन पावर्स ने अफ्रीका के अंदर अडॉप्ट किए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लेबर अपने काम के लिए, अपने प्लांटेशंस के लिए और माइन वर्क्स के लिए अवेलेबल कर सके। लेकिन ये पूरी तरह से तो उस टाइम तक सक्सेसफुल नहीं हुआ जब तक रिंडरपेस्ट नहीं फैला था, राइट। लेकिन जब रिंडरपेस्ट फैल गया उसके बाद में दे बिकेम सक्सेसफुल। तो जानते हैं किस तरह से रिंडरपेस्ट ने यूरोपियन पावर्स का काम आसान कर दिया। क्लियर? सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट, एज आई टोल्ड यू दैट इट वाज cattle plague. It was spreading in Africa in 1880s. In Africa. कहां से आया था? अफ्रीका में एक जगह का नाम है एरिट्रिया। एरिट्रिया, यहां पे इटालियन जो सोल्जर्स थे, इटालियन सोल्जर्स, उन्होंने अटैक कर दिया। दे वर इन्वेडिंग ऑन एरिट्रिया, राइट। एरिट्रिया पे उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अब इटालियन सोल्जर्स के लिए जो मांस था, मीट, वो कहां से आती थी? एशिया से पशु लाए जाते थे, एनिमल्स लाए जाते थे फ्रॉम एशिया, एशिया से। अब यहां से एनिमल्स में क्या आ गया, रिंडरपेस्ट नाम की एक बीमारी आ गई जो कि अफ्रीका में फैल गई। इस तरह से फैल गई क्योंकि इटालियन सोल्जर्स के लिए जो मांस लाया जाता था या पशु लाए जाते थे उनके थ्रू ये बीमारी आई ब्रिटिश एशिया से। ठीक है, ब्रिटिश एशिया से एनिमल्स लाए गए और उनके साथ बीमारी आ गई। तो इस तरह से अफ्रीका में 1880s में बीमारी पहुंची और 1892 तक ये अफ्रीका में एटलांटिक कोस्ट तक पहुंच गई। एटलांटिक कोस्ट इन अफ्रीका। और इसके ठीक 5 साल के बाद 1897 तक ये साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका, ये केप, जिसको आप केप ऑफ होप के नाम से जानते हैं, केप टाउन के नाम से जानते हैं, ये साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका है। यानी कि 1892 से लेकर और 1897 तक पूरे अफ्रीका को इस बीमारी ने कवर अप कर लिया और पूरे अफ्रीका ने साउदर्न मोस्ट टिप तक पहुंचते पहुंचते इसने 90% एनिमल्स को मार दिया। इट किल्ड 90%, मोर देन 90% एनिमल्स। तो जिस कंट्री में ज्यादातर लोग एनिमल्स पे डिपेंड करते हो उनकी इकोनॉमी और लिवलीहुड के लिए, वहां पे अगर 90% पशु मारे जाएं किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से, तो यू कैन थिंक दैट व्हाट काइंड ऑफ मींस सर्कमस्टेंसेस विल बी देयर फॉर द पीपल, फॉर द लोकल पीपल एंड फॉर देयर इकोनॉमी। कितनी ज्यादा बड़ी परेशानी उनके सामने आ गई। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि सिवाय इसके कि वो यूरोपियन पीपल के लिए माइन वर्क्स में या प्लांटेशंस में काम कर सकें। सो फाइनली यूरोपियन पावर्स बिकेम सक्सेसफुल इन गेटिंग द लेबर in Africa, and in this way they removed the shortage of labor by getting the laborers more and more in more proportion in their mine works and plantations. So this was the impact of rinderpaste in Africa, or we have discussed this topic. Now we'll discuss the next topic of this chapter. This is figure 12, transport to the Transvaal gold mines, the graphic 1887। द ग्राफिक में ये पिक्चर छापी गई थी 1887 में, एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ दीज कॉलोनियल पावर क्रॉसिंग द विल्जे रिवर वॉज द क्विकेस्ट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द गोल्ड फील्ड्स ऑफ ट्रांसवाल। ये सबसे जो है शॉर्टेस्ट रास्ता था आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ गोल्ड इन विटवाटर सैंड। जैसे ही उनको पता लगा और गोल्ड की डिस्कवरी हुई वहाँ पे,
तो यूरोपियंस रश टू द रीजन डिस्पाइट देयर फियर ऑफ डिजीज एंड डेथ, बिना किसी बीमारी की चिंता किए और डेथ की परवाह किए, एंड दे वर क्रॉसिंग ऑल द डिफिकल्टीज ऑफ द जर्नी. By the 1890s, South Africa contributed over 20% of the world gold production 1890s में. तो आप देख सकते हैं what kind of role was played by Wilge River in South Africa to the gold fields of Transvaal. After that, this is figure 13. Diggers at work in the Transvaal gold fields in South Africa. The graphic 1875. And now we'll discuss about the next topic, indentured labor migration from India. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए indentured labor क्या होता है. What is the meaning of indentured labor? Indentured labor means bonded labor. Those people who are laborers and they were carried to other countries ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करके और दूसरे कंट्रीज के अंदर उनको ले जाया जाता था. दे वर कॉल्ड इंडेंचर्ड लेबर. माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया से दूसरी कंट्रीज में उनको ले जाया जाता था. इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया ऑल्सो इलस्ट्रेट्स द टू साइड्स नेचर ऑफ 19th century वर्ल्ड. एक तो ये लग रहा था कि उनको मतलब जॉब मिल रही है, काम मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनको जिस कॉन्ट्रैक्ट पे लेके जाते थे, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स वर ब्रोकन देयर एंड दे वर नॉट पेड लाइक अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि जितना उनको बोला जाता था ना तो उनको उतना पे मिलता था और ना ही उनका जो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन था वो फॉलो किया जाता था. फॉर एग्जांपल समबडी वाज कैरिड फॉर 1 year और 2 years, तो वो 1 या 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे जाते थे, लेकिन उनको उतने टाइम पे वापस नहीं आने दिया जाता था. सो इट वाज अ वर्ल्ड ऑफ फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज ग्रेट मिजरी, हायर इनकम्स फॉर सम ऑफ पॉवर्टी फॉर अदर्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन सम एरियाज, न्यू फॉर्म्स ऑफ कॉशन इन अदर्स, यानी कि किसी को फ़ायदा और किसी को नुकसान उस समय जो 19th century में जो है देखा गया. इन द 19th century, hundreds of thousands of Indian and Chinese laborers went to work on plantations, in mines, and in road and railway construction projects around the world. In India, indentured laborers were hired under contracts which promised return travel to India after they had worked 5 years on their employers' plantations, और उनको promise किया जाता था कि उनको वापस भी छोड़ा जाएगा. Most Indian indentured workers came from the present day regions. कहाँ से ये लोग जाते थे? यूपी, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड द ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु. इन द मिड 19th century, these regions experienced many changes. कौन कौन से चेंजेस यहाँ पे दिख रहे थे? एक तो कोटेज इंडस्ट्री, यानी कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन हो गई. दूसरा, ज़मीन के जो रेंट्स थे वो काफ़ी बढ़ गए थे, इसलिए उन पे खेती करना बहुत मुश्किल हो गया था. और लैंड्स वर क्लियर्ड फॉर माइंस एंड प्लांटेशंस, और ज़मीनों को प्लांटेशन और माइन के लिए तैयार किया गया. तो जो छोटे वर्कर्स थे या लेबरर्स थे उनको यहाँ पे काम नहीं मिला. All this affected the lives of the poor and they failed to pay their rents, became deeply indebted and were forced to migrate in search of work. इस तरह से उनको जॉब की तलाश में दूसरे देशों में जाना पड़ा एज इंडेंचर्ड लेबरर्स. लेकिन दिक्कतें क्या थी? कि दिक्कत ये थी कि इंडेंचर्ड लेबरर्स जो है जिस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे वो जाते थे वो फॉलो नहीं होता था और वो वापस नहीं आ पाते थे. इस तरह से बहुत सारे लोग हमारे कंट्री से गए हुए लोग कई दूसरे कंट्रीज़ के अंदर फंस गए. फॉर एग्जांपल अगर हम कैरिबियन आइलैंड्स के एग्जांपल लें, जैसे त्रिनिदाद, गोयाना और सूरीनाम, मॉरिशस एंड फिजी, तो यहाँ पे इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर्स जो थे वो लेके जाए जाते थे. क्लोजर होम तमिल माइग्रेंट्स वेंट टू सेलोन. सेलोन मतलब ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका. मलाया. इंडेंचर्ड वर्कर्स वर ऑल्सो रिक्रूटेड फॉर टी प्लांटेशंस इन आसाम. रिक्रूटमेंट वॉज डन बाई एजेंट्स. इनकी जो रिक्रूटमेंट थी, यानी कि इनको कौन लेके जाता था? एजेंट्स लेके जाते थे. एंगेज्ड बाई एम्प्लॉयर्स एंड पेड अ स्मॉल कमीशन. उनको इसके लिए कमीशन भी मिलता था. मैनी माइग्रेंट्स एग्रीड टू टेक अप वर्क हेल्पिंग टू एस्केप पॉवर्टी और ऑपरेशन in their home villages. Agents also tempted the prospective migrants by providing false information about final destinations, modes of travel. जो एजेंट्स होते थे वो इंडेंचर्ड लेबरर्स को काफ़ी झूठ बोलते थे, और किसके बारे में झूठ बोलते थे? कि उनको कहाँ ले जाया जाएगा, राइट. इसके अलावा कैसे लेके जाएंगे, इसके अलावा किस तरह का उनसे काम करवाया जाएगा, किस तरह की वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस होंगी,
तो इनके बारे में उनको बहुत ही झूठी इन्फॉर्मेशंस दी जाती थी, जिससे वो अट्रैक्ट होकर चले जाते थे, लेकिन वहाँ पे रियलिटी उनको कुछ और मिलती थी. So often migrants were not even told that they were to embark on a long sea voyage. उनको ये भी नहीं पता होता था कि कितने लंबी समुद्री यात्रा के बाद उनको फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचना पड़ेगा. Sometimes agents even forcibly abducted less willing migrants. तो कई बार ज़बरदस्ती भी उनको लेके जाते थे. 19th century indenture has been described as a new system of slavery. अब आप ये समझ सकते हैं कि इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम को हम स्लेवरी क्यों कहते हैं, न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी क्यों उस समय कहा गया, क्योंकि ये स्लेवरी की तरह ही था. बिकॉज ऑल्दो द वेजेस वर प्रोवाइडेड टू द लेबरर्स, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे जाने के बाद, वहाँ पे जाने के बाद उनको मनमाने तरीके से वेजेस दिए जाते थे, बहुत ही कम, और वर्किंग कंडीशंस बहुत पुअर होती थी, और एक तरह से वो मतलब बाउंडेड हो जाते थे. दे कुड नॉट कम बैक अकॉर्डिंग टू देयर विश, राइट, क्योंकि बहुत दूर होता था और समुद्री रास्ते से उनका खुद आना पॉसिबल नहीं होता था. तो ये एक तरह से स्लेव्स वो बन के रह गए वहाँ पे. ऑन अराइवल एट द प्लांटेशंस लेबरर्स फाउंड conditions to be different from that they had imagined. Living and working conditions were harsh and there were few legal rights, but workers discovered their own ways of surviving. लेकिन डिफरेंट कंट्रीज से जो लोग इंडेंचर्ड लेबर के फॉर्म में वहाँ पे गए, उन लोगों ने अपने अपने तरीके से वहाँ पे लाइफ और कल्चर को डेवलप कर लिया. फॉर एग्जांपल, अगर हम त्रिनिदाद के एनुअल मुहर्रम प्रोसेसन की बात करें, तो इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मीन्स राइटियस कार्निवाल कॉल्ड होसे फॉर इमाम हुसैन. इसके लिए यूज़ होता है, इन विच वर्कर्स ऑफ ऑल रेसेस एंड रिलीजन, सभी रेसेस, सभी धर्मों के लोग इसको ज्वाइन करते थे. और सिमिलरली द प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ रेस्टाफेरिनिज्म, ये जमैकन रेगे स्टार बॉब मॉर्ले ने काफ़ी इसको फेमस बनाया रेस्टाफेरिनिज्म को. इज ऑल्सो सेड टू रिफ्लेक्ट सोशल एंड कल्चरल लिंक्स विद इंडियन माइग्रेंट्स टू द कैरिबियन. सो कैरिबियन और इंडियन माइग्रेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशंस बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल थे दीज काइंड्स ऑफ कल्चरल न्यू थिंग्स. And chutney music, popular in Trinidad and Guyana, is another creative contemporary expression of post-indenture experience. You can see dancing some cricketers from Caribbean islands, like West Indies के आपने कई क्रिकेटर्स को डांस करते हुए देखा होगा. फॉर एग्जाम्पल गेल को देखा होगा, ब्रेवो को देखा होगा, पोलार्ड को डांस करते हुए देखा होगा. सो दे डांस इन डिफरेंट वेरी डिफरेंट मैनर्स, जैसे वेस्टर्न और क्लासिकल से बिल्कुल अलग डांस वो करते हैं. सो दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ चटनी म्यूजिक. दीज फॉर्म्स ऑफ कल्चरल फ्यूजन आर पार्ट ऑफ मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड वेयर थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस गेट मिक्सड. कई सारे कल्चर का मिक्सचर है वो, एंड लूज देयर ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिकम समथिंग इंटायरली न्यू. और ये नए तरह की चीज़ें वहाँ पे इन्वेंट हो चुकी. Consequently, there are large communities of people of Indian descent in these countries. आपने नोबेल प्राइज विनिंग राइटर V.S. नायपाल का नाम सुना होगा, शिवनारायण चंद्र पॉल को आप जानते होंगे, रामनरेश सरवन का नाम आपने सुना होगा, इसी तरह से रवि रामपाल का नाम आपने सुना होगा. तो ये वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलते हैं, लेकिन ये इंडियन नाम लगते हैं आपको, राइट. क्यों? क्योंकि इनके जो एंसेस्टर्स थे वो इंडिया से ही गए थे वहाँ पे इंडेंचर्ड लेबर के फॉर्म में, और वहीं पे ही वो बस गए. From the 1900s, India's nationalist leaders began opposing the system of indentured labor migration as abusive and cruel, क्योंकि ये काफ़ी क्रूअल था, इसीलिए इसको हम न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी कहते हैं. और फाइनली 1921 में इंडेंचर्ड लेबर पे बैन लग गया. इट वॉज एबोलिश्ड इन इंडिया, एंड yet for a number of decades afterwards, descendants of Indian indentured workers, often thought of as coolies, remained an uneasy minority in the Caribbean islands. Some of Naipaul's early novels capture their sense of loss and alienation. तो इस तरह से उनको बाद में भी बहुत सारी परेशानियाँ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी. सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर्स. इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड. अब हम बात करते हैं, अभी तक तो हमने बात की इंडेंचर्ड लेबरर्स की, नाउ विल टॉक अबाउट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स. सबसे पहले इसको आपने समझना पड़ेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. एंटरप्रेन्योर मीन होता है द पर्सन हु इज़ वेरी वेल्दी एंड हु अरेंजेस द जॉब फॉर अदर पीपल, हु प्रोवाइड्स द जॉब टू अदर पीपल, हु स्पॉन्सर्स द डिफरेंट
इन्वेस्टमेंट्स, डिफरेंट कंपनीज, फैक्ट्रीज, मार्केट्स एक्सेट्रा, जहाँ पे वो पैसा लगाता है उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो इसमें कुछ नाम आते हैं, फेमस नाम आपको मैं बताता हूँ। शिकारीपुरी श्रॉफ्स और नाट्टिकोटे चेटियार्स, ये लोग काफ़ी फेमस इंडियन बैंकर्स थे। They were amongst the many groups of bankers and traders who financed export agriculture in Central and Southeast Asia, जो दूसरी कंट्रीज में पैसा लगाते थे using either their own funds or those borrowed from European banks. They had a sophisticated system to transfer money over large distances, और काफ़ी दूर दूर तक वो पैसा जो है इन्वेस्ट करते थे और स्पॉन्सर भी करते थे। Indian traders and money lenders also followed European colonizers into Africa. इसके अलावा हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स का नाम आता है। वेंचर्ड बियॉन्ड यूरोपियन कॉलोनीज फ्रॉम 1860s, दे एस्टेब्लिश फ्लोरिशिंग एम्पोरिया एट बिजी पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड। दुनिया की कई सारी पोर्ट्स पे उन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया, जिसमें वो क्या करते थे, सेलिंग लोकल एंड इम्पोर्टेड क्यूरियस टूरिस्ट हुज नंबर्स वर बिगिनिंग टू स्वेल थैंक्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सेफ एंड कंफर्टेबल पैसेंजर वेजल्स। तो इस तरह से this was the big role played by Indian entrepreneurs. Now this one is Indian trade, colonialism and the global system. It's very easy topic. किस तरह से इंडियन ट्रेड और colonialism ये इंटरकनेक्टेड थे। इंडियन ट्रेड में हम क्या बताएंगे कि अर्लियर इंडियन ट्रेड वाज कंट्रोल्ड बाय इंडियन सप्लायर्स एंड इंडियन मर्चेंट्स, लेकिन जब colonialism इंडिया में आया तो ब्रिटिश पीपल और अदर यूरोपियन पावर्स ने ट्रेड पे कंट्रोल कर लिया, और फिर उसके बाद ग्लोबल सिस्टम में क्या चेंज आया वो इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं। फ्रॉम द अर्ली 19th century, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो बिगेन टू सीक ओवरसीज मार्केट्स फॉर देयर क्लॉथ, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ब्रिटिश मार्केट बाय टैरिफ बैरियर्स। इंडियन टेक्सटाइल्स नाउ फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन इन अदर इंटरनेशनल मार्केट्स। कई बार हमने पढ़ा है कि इंडियन टेक्सटाइल वॉज इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप, स्पेशली इन इंग्लैंड, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मशीन मेड प्रोडक्ट्स की वजह से और दूसरा इंडियन टेक्सटाइल पे जो टैरिफ या टैक्स बढ़ गया था उसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल की वैल्यू वहाँ पे कम हो गई, वो महंगा हो गया और उसकी जो बिक्री है या उसकी सेलिंग है वो काफ़ी कम हो गई। इस तरह से उसका इंपोर्ट इंग्लैंड के अंदर डिक्लाइन हो गया। सो इफ़ यू टेक एग्जाम्पल 1800, 30% अराउंड इट वॉज टेक्सटाइल शेयर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। 1800 में 30% था, जबकि 1815 में 15% रह गया। दोनों डेटा आपको याद होने चाहिए। और अगर 1870s तक आते आते बात करेंगे तो इट रिमेंड ओनली 3%, राइट। सो व्हाट देन इंडिया एक्सपोर्ट, तो इंडिया से क्या एक्सपोर्ट होने लगा, इंडिया से रो कॉटन एक्सपोर्ट बढ़ गया। क्लियर। रो कॉटन एक्सपोर्ट अगर हम देखें 1812 में ये 5% था ओनली, और 1871 में 35% हो गया। इट मीन्स इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ रो कॉटन फ्रॉम इंडिया। तो इससे इंडियन जो टेक्सटाइल था वो बर्बाद हो गया, वो डिक्लाइन हो गया। और इसी तरह से वन अनदर एग्जांपल, एंड एज यू हैव रेड लास्ट ईयर इन द opium shipments to China grew rapidly from 1820s to become for a while India's single largest export. Britain grew opium in India, कि peasants and farmers में आपने पढ़ा था कि ब्रिटिश जो पीपल थे उन्होंने ओपियम, इंडिया में ओपियम का प्रोडक्शन किया और चाइना में उसको एक्सपोर्ट किया और उससे पैसा उन्होंने कमाया। इसी तरह से इंडिया से वो बहुत ही सस्ते दामों में कॉटन खरीदते थे और अदर रॉ मटेरियल वर परचेज्ड बाय द ब्रिटिश इन वेरी चीप रेट्स एंड प्राइसेस। उसके बाद वो प्रोडक्ट्स, जो प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट्स थे, वो वापस ला के इंडिया में बेचते थे हाई प्राइसेस पे। तो इस तरह से उनको ट्रेड सरप्लस, इसको हम कहते हैं कि ब्रिटिश को काफ़ी फ़ायदा हुआ। इस ट्रेड प्लस सरप्लस का उन्होंने यूज़ कहाँ किया, होम चार्जेस, जिसको हम कहते हैं होम चार्जेस को पे करने के लिए। यहाँ पे होम चार्जेस देखते हैं, बाय हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस इट्स डिफिसिट्स इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द लेट 19th century वर्ल्ड। अब होम चार्जेस दैट इंक्लूडेड प्राइवेट रेमिटेंसेस होम बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स। दूसरा, इंटरेस्ट पेमेंट में भी इंडियाज़ के एक्सटर्नल जो डेब्ट था उसको उसका इंटरेस्ट पेमेंट में भी होम चार्जेस ने काफ़ी हेल्प की, होम चार्जेस का यूज़ किया जाता था। एंड पेंशंस ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया ऑल्सो वॉज पेड विद द हेल्प ऑफ होम चार्जेस। क्लियर। तो ये जो होम चार्जेस को पे करने के लिए जो ट्रेड सरप्लस का जो रोल था, ब्रिटेन ट्रेड सरप्लस, ये ब्रिटेन का ट्रेड सरप्लस आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रिटिश के पास जो प्रॉफिट बचा वही ट्रेड सरप्लस इनका था, जो इंडिया में इन्होंने जितना कमाया उसी में से ये होम चार्जेस को इन्होंने पे किया।
This is the figure 19, the trade routes that linked India to the world at the end of 17th century. End of 17th century. यहाँ पे जैसे ईस्टर्न अफ्रीका is connected with the port of Surat, Goa, and this route is also connecting Southeastern Asia, clear, and Eastern Asia also. Canton, very important port at that time, and some ports of Europe also. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंडिया हैड वेरी मीन्स एक्सपेंडेड रूट्स टू द different countries of world. So dear students, in this way we have completed this topic. In the next video we'll discuss about the inter-war economy.